कोई भी डॉक्टर मुझे बता सकता है कि आमदोष उनके अकॉर्डिंग क्या होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा डॉक्टर शौकीन जी ने बताया अपक्व आहार रस। ये अपक्व आहार रस बॉडी में किस लेवल पर जा सकता है? आप इसको क्या सोचते हैं कि अपक्व आहार रस बॉडी में किस लेवल पर जा सकता है? क्या ये हमारे टिश्यूज़ के अंदर जा सकता है, हमारे ऑर्गन्स में जा सकता है? तो आंसर है इसका यस। यस। अब इस आम दोष को अगर हम आयुर्वेद दृष्टि में और डिटेल में समझने का प्रयास करें तो ये क्या हो सकता है? इसकी आचार्य वागवट जी ने एक परिभाषा दी है। ऊष्मणो अल्पबलत्वेन, ऊष्मणो अल्पबलत्वेन धातु माध्यम पाचतम दुष्ट अमाशय गतम रस मामम प्रचक्षिते। यहाँ इन्होंने क्या कहने का प्रयास किया है, आप गौर कीजिएगा कि ऊष्मणो अल्प बलत्वेन, किसका बल कम हो रहा है? ऊष्मा का। ऊष्मा मीन्स अग्नि का। अग्नि का बल कम हो गया, यानी अग्नि जब कम होगी तो क्या होगा कि आपकी धातु आदि का जो भी पाचन होता है, जो बॉडी के अंदर सिस्टम है, वो सारा सिस्टम डिस्टर्ब होगा और उसके बाद आम का निर्माण होगा। यहाँ वो इनडायरेक्टली अगर हम उसको डिटेल में युक्ति लगा करके समझें तो वो कह चुके हैं ऊष्मा मतलब मेटाबॉलिज्म, बॉडी का मेटाबॉलिज्म डाउन हो गया है, यहाँ से अग्नि का कंसेप्ट निकलता है। और आयुर्वेद कहता है कि हमें अग्नि की ही चिकित्सा करनी है, 100% अग्नि की चिकित्सा करनी है, चाहे कोई भी डिजीज़ हो। अब वो किस लेवल पे जाके कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म को? आपने अगर देखा हो तो आपकी बॉडी के अंदर कई जगह पर मेटाबॉलिज्म चलता है। एक आपके इंटेस्टाइन में जो मोटा मोटा पोर्शन ले रहे हैं, दूसरा हम लिवर को लेकर के चलते हैं, और थर्ड लेवल पे अगर मैं जाकर के कहूँ तो सेलुलर लेवल पे इंटेस्टाइन पे जैसे हम बोलते हैं कि हमने जो भी आहार का सेवन किया, वो आहार का सेवन करने के बाद हमारी जो जाठराग्नि है, वो जाठराग्नि उसको पचाती है। फिर हम क्या समझते हैं उसके बाद कि हमारी धात्वाग्नि उसको पचाने का काम करती है, जो धातुएं बनती हैं उनको अच्छे तरीके से मेटाबोलाइज करने का काम करती है ताकि उत्तरोत्तर धातु का निर्माण हो सके। तो यहाँ पर जाठराग्नि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर है और यहाँ पर धात्वाग्नि हमारे लिवर में है, और यहाँ पर फिर थर्ड नंबर पर बोलते हैं भूताग्नि, मतलब पंच महाभूतों का कॉम्बिनेशन, वो हमारा सेलुलर लेवल पे है। कितना अच्छा हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है इतने अच्छे तरीके से कि हम उसे ईजिली समझ सकते हैं और ईजिली उसको पहचान सकते हैं कि इंटेस्टाइन में जाठराग्नि, लिवर में धातु एंड सेलुलर लेवल पर भूताग्नि। अब जब भी हम भोजन करते हैं तो उस भोजन का 3 लेवल पर डाइजेशन होता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। फिर उसके बाद लिवर डिसाइड करता है किस चीज़ को हमें बॉडी के अंदर भेजना है और किस चीज़ को हटाना है, जो लिवर का पर्टिकुलर काम है। और उसके बाद सेल्स के अंदर जा कर के सेल्स उस चीज़ को, उसके प्रोटीन को, किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करके, यूटिलाइज करके उससे डीएनए, आरएनए या सेल्फ रिपेयरिंग की प्रोसेस करती है। अब यहाँ पर रूमेटिक डिजीज़ में मोस्टली होता क्या है कि हमारी धातुएं जो हैं, हमारी अग्नि जो है वो अग्नि वीक पड़ जाती है, अग्नि लो हो जाती है। और इस अग्नि के लो होने पर हमारा जो आहार रस होता है वो अपक्व बनता है, जैसा कि डॉक्टर शौकीन जी ने बोला अपक्व। अब ये अपक्व को आज की डिटेल में अगर मॉडर्न साइंस में समझे तो ये अपक्व क्या होगा?
ये अपक्व हो गया हमारा फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स इन्हें हम मान सकते हैं, इन्हें हम डेड सेल्स मान सकते हैं, इन्हें हम डिस्टर्ब डीएनए मान सकते हैं, डीएनए मान सकते हैं, एंड सो ऑन। जो भी हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है वो सब कुछ इसमें माना जा सकता है। जिस प्रकार हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, उसी प्रकार सेल के अंदर भी, सेल में भी वात पित्त, आज केवल मैं एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ, इसी स्ट्रक्चर के बेस पर हम आगे सभी डिजीज़ को समझेंगे। तो जहाँ भी आपको इस स्ट्रक्चर को समझने में प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन बीच में भी पूछ सकते हैं, ताकि इसी बेस पर हम आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार एक मकान खड़ा करने के लिए नींव भरी जाती है, उसी प्रकार से किसी भी डिजीज़ को समझने के लिए हमें उसके कंसेप्ट को समझना आवश्यक है। तो थोड़ा स्लो तरीके से इसको हम समझेंगे कि सेल में भी वात पित्त कफ होते हैं। वो किस तरीके से होते हैं, एक तरीके से मैं आपको वो भी दिखा दूं, ताकि रूमेटोलॉजी के अलावा आयुर्वेद में जहाँ भी आपको डाउट होगा तो आप उस लेवल पे सोच करके काम कर पाएंगे और इजीली अपनी डायग्नोसिस बना पाएंगे। ये आपकी सेल हो गई है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया है। सेल के यहाँ पर आपके ये प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म इस प्रकार से रहता है। तो इसको हम एक तरीके से कफ कह सकते हैं। कफ की डेफिनेशन क्या है, ये मैं ऐसे ही अंदाजे से नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र के प्रमाण के आधार पर इसको मैं कफ बोल रहा हूँ। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि प्राकृतिक श्लेष्म आपके लिए ओज की तरह कार्य करता है, प्राकृतिक श्लेष्म आपके लिए शक्ति की तरह कार्य करता है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, जीव द्रव्य। किसी भी व्यक्ति के जिंदा रहने के लिए इसका होना अति आवश्यक है, किसी भी सेल के न्यूट्रिशन के लिए इसका होना अति आवश्यक है। और जिस प्रकार हम किसी खाने पर डिपेंड रहते हैं, उसी प्रकार सेल को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है और सेल भी उसी पर जिंदा रहती है। और हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट सेल है। आयुर्वेद किसी भी रोग पर कार्य नहीं करता, आयुर्वेद वात पित्त कफ तीनों दोषों के सिद्धांत पर, त्रिदोष सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी प्रकार हमारी बॉडी जो है वो बॉडी स्पेशली कुछ अपने आप में अस्तित्व नहीं रखती है, वो बॉडी हमारे शरीर में उपस्थित सेल्स पर अस्तित्व रखती है। अगर सेल्स हमारी बॉडी में प्रॉपरली काम कर रही हैं तो ये शरीर जिंदा रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कैंसर का एग्जांपल लेता हूँ, जस्ट पहले इसको समझा दूँ, उसके बाद कैंसर का एग्जांपल मैं लूँगा। प्रोटोप्लाज्म हमारा कफ हो गया। दूसरा हमारे यहाँ पित्त होता है। पित्त अगर हम देखें तो ये हमारा एक तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए, ये इसकी बॉल मान लीजिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी बॉडी या लाइसोसोम, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस चलती है। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की 2 लेयर्स होती हैं, लेयर्स के बीच में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चलता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है। वहाँ से गोल्गी बॉडी के थ्रू भी ये प्रोसेस होती है। और लाइसोसोम तो हम सबको मालूम है कि ये फैगोसाइटोसिस के थ्रू, ये सेल के अंदर जितनी भी डेब्रीज होती हैं, जितनी भी गंदगी होती है, जो आरएनए डीएनए जो रिपेयर हो रहे होते हैं, उनके टुकड़े या डिस्टर्ब्ड प्रोटीन्स जो भी सेल्स के अंदर बनती हैं, उन सबको डाइजेस्ट करने का कार्य क्या करता है, हमारा लाइसोसोम करता है। तो ये जस्ट डिनोट करता है हमारे पित्त को। ये तीनों ऑर्गन्स हमारे पित्त को डिनोट करते हैं, पित्त दोष को। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं
बेसिक अपनी सेल की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर जो ये सेल है, ये हमने कफ दोष देखा, पित्त दोष हमने देख लिया इन ऑर्गन्स के अंदर। अब एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं बात। तो आप जब साइटोलॉजी पढ़ेंगे तो साइटोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि प्रत्येक सेल के अंदर एक साइक्लोसिस मूवमेंट होती है, साइक्लोसिस की मूवमेंट होती है। साइक्लोसिस का मतलब होता है ये जो जीव द्रव्य है ये प्रोटोप्लाज्म में ऐसे घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है। अब आयुर्वेद क्या कहता है कि जहां पर गति होगी वहां वात होगा, बिना वात के गति संभव ही नहीं है। पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातुआ वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेदवत, कि पित्त कफ सब कुछ पंगु है, सब कुछ अपाहिज हैं, वो नहीं चल सकते। बट बात दोष इनको सपोर्ट करता है, इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, इनकी खुद के कर्मों को प्रदर्शित करने के लिए। बिना वात दोष के पित्त अपने कर्म को प्रदर्शित नहीं कर सकता, बिना वात दोष के कफ अपने कर्म को प्रदर्शित नहीं करता। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। मान लीजिए इस सेल के अंदर यहां पर अग्नि अगर कमजोर पड़ जाए, अग्नि अगर कमजोर पड़ जाए और सेल के अंदर जो भी इसकी डेब्रीज इकट्ठी हो रही हैं, वो डेब्रीज इन दैट मीन्स कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल, जो न्यूक्लिक एसिड्स टूटते हैं दोबारा बनते हैं, उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे टुकड़ों में ये बिखर गए हैं, तो क्या सेल प्रॉपर अपना वर्क कर पाएगी? क्या इस सेल को हम हेल्दी सेल कह पाएंगे? क्या इस सेल को हम डिजीज्ड सेल नहीं बोलेंगे कि ये एक रोगग्रस्त सेल है? बिल्कुल हाँ, इस सेल को हम रोगग्रस्त सेल बोलेंगे। अब जब ये सेल हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कई मल्टीपल सेल डिस्टर्ब होने लगती हैं और उनका अग्नि जो है वो वीक पड़ जाता है, जिसको बोलते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म उनका डाउन हो गया है, तो यहाँ पर कई ये मल्टीपल सेल मिलकर के, फिर से एक डायग्राम बना करके मैं आपको बताता हूँ सिंपली, ये कुछ ज़्यादा हो गया तो किचड़ पिचड़ होने से क्लियर नहीं समझ में आएगा। अब ये मल्टीपल सेल्स आपकी जब जुड़ती हैं तो ये क्या बनाती हैं? टिश्यू फॉर्मेशन। और ये टिश्यूज़ जब जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ऑर्गन, ये ऑर्गन। अब जब ये टिश्यूज़ के अंदर 70% या 60% या 50% सेल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई हैं, वो सेल प्रॉपरली वीक हो गई हैं, वो सेल का इंटरनल जेनेटिक मटेरियल या इंटरनल मटेरियल बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है, तो क्या ये सेल बिहेवियर नहीं करेगी जस्ट लाइक एंटीजन? एंटीजन की तरह बिहेवियर नहीं करेगी। और ये सेल जिस सेल से चिपक के रहती है, जिस सेल से ये जुड़ के रहती है, वो सेल भी जस्ट लाइक बिहेवियर नहीं करेगी एज अ एंटीजन। तो जब ये सेल हमारी बॉडी के अंदर एक इन्फॉर्मेशन होती है, हर बॉडी की सेल्स के अंदर एक मेमोरी होती है, और वो मेमोरी बताती है कि ये मेरी बॉडी की दूसरी सेल, ये मेरी फ्रेंड है, मेरे परिवार का सदस्य है, तो उसके साथ वो एक अच्छा बिहेवियर दर्शाती है। और जब उस सेल को ऐसा लगता है कि ये मेरी बॉडी की नेचुरल सेल्स के समान ना तो दिखती है ना ही ये काम कर रही है, तो वो उस सेल को भी दुश्मन समझ के अटैक करना शुरू कर देती है। तो इसको बोलते हैं कि हमारी सेल ने, जो इम्यूनिटी सेल होती है, इम्यून सेल्स ने इनको अटैक करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर दूसरी फिनोमेना भी देखने को मिलती है
कि जब हमारी इम्यून सेल्स की, जो इम्यूनिटी सेल्स होती है, उनकी सेल्फ की मेमोरी भी डिस्टर्ब हो जाए तो वो किसी को पहचानने से पीछे हट जाती हैं और वो नेचुरल सेल्स को भी अपना दुश्मन समझती हैं, उनको नष्ट करना शुरू कर देती हैं। इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ये सेल्स की मेमोरी डिस्टर्ब कैसे होती है? अब ये सवाल आ रहा होगा कि हमारी एंटीबॉडी हमें ही क्यों नष्ट करने लगी। तो सेल्स की मेमोरी कैसे डिस्टर्ब होती है? देखो, मेमोरी हमारी बॉडी के अंदर जेनेटिक कोड्स में स्टोर रहती है। अब जब सेल का मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं हो रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं अपक्व आहार रस, तो ये इंटेस्टाइन के लेवल पे हो गया अपक्व आहार रस। लेकिन सेलुलर लेवल पर भी अगर अपक्व आहार रस बनेगा तो उससे बनने वाली सेलुलर लेवल की धातुएं या सेलुलर लेवल का कोई भी स्ट्रक्चर या सेलुलर लेवल पर प्रोटीन स्ट्रक्चर या जेनेटिक कोड, अमीनो एसिड्स क्या प्रॉपर उसी तरीके से जुड़ पाएंगे जिस तरीके से पहले जुड़ रहे थे, या फिर जो अमीनो एसिड्स बन रहे हैं वो अमीनो एसिड्स प्रोटीन की जो बाइंडिंग कर रहे हैं, प्रोटीन के रूप में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, तो क्या वो इंफॉर्मेशन करेक्ट स्टोर होगी? बिल्कुल नहीं। तो जब करेक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती है तो हमारी इम्यून सेल्स के अंदर भी सही इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती, तब जा कर के वो इम्यून सेल्स हमारी बॉडी को खुद ही नुकसान पहुंचाने लगती हैं और इसकी वजह से हमारे जॉइंट्स जो होते हैं वो जॉइंट्स प्रॉपरली डैमेज होने लगते हैं। इसलिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस या अदर जगह पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि वहाँ पर टॉफस क्रिएट होते हैं। ये मान लीजिए किसी का हाथ है। हेलो। हाँ जी। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। हेलो। हेलो। हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज़। जी जी जी। अच्छा अच्छा, जेनेटिक कोड के बाद जस्ट मैं, जी जी, तो वही जो कंसेप्ट है जो मैंने जस्ट स्टार्टिंग में बोला था कि हमारा डाइजेशन जिस प्रकार से डिस्टर्ब होता है तो उसके बाद हमारी इंटेस्टाइन के लेवल पे जो अपक्व आहार रस बनता है, इसी प्रकार से हमारी सेल्स के अंदर जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, जब वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म वीक पड़ जाता है तो जेनेटिक कोड पर जो प्रोटीन के रूप में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो प्रॉपरली प्रोटीन सिंथेसिस सही तरीके से नहीं हो पाती और जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स प्रॉपरली नहीं जुड़ पाते, जिसकी वजह से सेल के अंदर प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दर्ज नहीं हो पाती। क्योंकि हमारी सेल के अंदर मेमोरी स्टोर होने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू, यानी प्रोटीन के रूप में जेनेटिक कोड बनने पर वो जेनेटिक कोडॉन्स में एक मेमोरी स्टोर होती है। तभी तो हमारे प्रॉपरली प्रत्येक सेल के जीन्स, प्रत्येक सेल के जेनेटिक कोड अलग अलग होते हैं और वो एक प्रॉपरली अलग तरीके से वर्क अपना कर पाती हैं। तो ये सिंपल इसका कंसेप्ट था। बाकी आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी तो आप दोबारा भी इसको सुन लीजिएगा, है ना। तो यहां पर जब ये होता है तो आप देखिए कि उस समय पर भी हमारे ये हाथ मैंने बनाया है और यहाँ पर उंगलियों में एक टॉफस टाइप के क्रिएट होने लगते हैं। इस प्रकार से गठाने पेशेंट्स को होने लगती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। ये क्यों होता है? क्योंकि जब वो जेनेटिक कोड के रूप में गलत इन्फॉर्मेशन हमारी सेल के अंदर होती है तो वो सेल, जो इम्यूनिटी सेल होती है, वो हमारी हेल्दी सेल्स को भी डिस्टर्ब करने लगती है और वहाँ पर इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है।
वहाँ पर इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है, और वो इन्फ्लामेशन की वजह से, अब जस्ट आपने जब भी पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं, तो वहाँ पर पेन होता है, वहाँ फीवर टच होता है, वहाँ पर रेडनेस आती है, तो ये एक इन्फ्लामेशन के साइन ही है। तो इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है, और उसके बाद वो जो टिश्यू होता है वो टिश्यू डीनेचर्ड हो जाता है। टिश्यू डीनेचर्ड होने के बाद कई पेशेंट्स में अल्नर डेविएशंस भी देखने को मिलते हैं। मैं जब आपको केस प्रेजेंट भी करूंगा कि कैसे वो केस ऐसे थे जहां पर जनरली आर ए फैक्टर में, जो आर ए फैक्टर हम कराते हैं 15 से 20 के आसपास आर ए फैक्टर नॉर्मल माना जाता है। अगर 20 भी टच करेगा तो बहुत क्रॉनिक होता है। मेरे पास इवन पेशेंट, ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं मेरे पास जिनका आर ए फैक्टर 700 से 800 के आसपास रहा है। चार चार लोग उनको पकड़ के क्या टांग के लेकर के आए हैं ऐसी कंडीशन में। और आयुर्वेद की एक सबसे बड़ी दुर्दशा ये है कि हमारे यहाँ पेशेंट आता ही जब है जब पूरी दुनिया में भटक लेता है ना। तो पूरी दुनिया में जब वो भटक जाता है तब आता है हमारे पास, मतलब एक क्रॉनिक पेशेंट ही आना है। एक्यूट पेशेंट बहुत कम देखने को मिलेंगे। और ये आर ए फैक्टर जब 700 से 800 था तो इसके बाद मुझे 100 तक लाने में मुश्किल से 10 दिन का टाइम लगा था। अब कौन कहेगा कि भाई आयुर्वेद चिकित्सा धीमे कार्य करती, नहीं, धीमे कार्य जब करेगी जब हम तुक्का मारेंगे और जब हम सिद्धांत के अनुसार चलेंगे। तो जिस डिजीज़ को जितना समय लगना चाहिए ठीक होने में, वो उतने ही समय में ठीक होगी, वो कोई देरी नहीं लगाएगी। तो बेसिकली आज के लेक्चर में कहने का अर्थ ये था कि जब हमारी सेल के अंदर सेलुलर मेटाबॉलिज्म डाउन होगा, यानी कि भूताग्नि डाउन होगी, जिससे कि भूताग्नि का अर्थ मैंने इसलिए लिया है यहाँ पर कि आपकी बॉडी में प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करने की क्षमता सिर्फ सेल के अंदर होती है। और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करोगे अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड को किस में ब्रेक डाउन करोगे? नहीं, बेसिक यूनिट है। और पंच महाभूत से हमारा शरीर बना हुआ है, पंच महाभूत को ब्रेक करोगे तो 5 महाभूत अलग अलग हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से बेसिक यूनिट पर तोड़ने का जो पावर होता है वो केवल सेलुलर डाइजेशन या सेलुलर मेटाबॉलिज्म में ही होता है। इसलिए भूताग्नि टर्म सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए यूज किया गया है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या है और बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिज्म क्या है। अब हम इस लेक्चर के दौरान बेसिकली जो मोस्टली हमारे पास पेशेंट आते हैं, मैं इसमें काफ़ी चीज़ कवर करने का प्रयास करूंगा जितनी कर सकता हूं। इसमें हम ऑस्टियो आर्थराइटिस को कवर करेंगे, इसमें हम आरए को कवर करेंगे, इसमें हम मस्कुलोस्केलेटल सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे, इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को डिस्कस करेंगे, इसमें हम सोरियासिस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और सोरियाटिक आर्थराइटिस को भी, और इसमें हम रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को भी, जहाँ पर पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन डाउन जाता है, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सब का डिस्कशन भी करेंगे। तो जो बेसिक सिद्धांत मैं आपको समझाऊंगा वो उन बेसिक सिद्धांत को आप कल से, अभी एक इंट्रोडक्शन ये लेक्चर था जिसमें बेसिक एक पिलर खड़ा करना चाह रहा था, तो कल से आप ज़रूर डायरी अपनी लेकर के रखें। जो भी पॉइंट आपको लगे कि ये महत्वपूर्ण है उस पॉइंट को आप ज़रूर अपने पास नोट करें, क्योंकि वही पॉइंट्स आपको ट्रीटमेंट बनाने में हेल्प करेंगे। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, आपने देखा हो कई आयुर्वेदिक वैद्यों के आपने पर्चे अगर देखे हों तो सेम डिजीज़ के लिए मेडिसिन अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन अभी हम फोकस किस पे कर रहे हैं मोस्टली, हम सभी लोग, कि हमें मेडिसिन बता दो, किसी डिजीज़ की मेडिसिन बता दो। नहीं, जब आप युक्ति लगाओगे, आपका कंसेप्ट होगा, तो मेडिसिन कोई भी हो, बस एक शर्त होती है उसमें कि वो मेडिसिन उस सिद्धांत को फॉलो करनी चाहिए जो सिद्धांत हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं डिजीज़ के लिए। अब कई जगह पर आयुर्वेदिक मेडिसिन उपलब्ध नहीं होती हैं, वहाँ पर दूसरे प्रकार की मेडिसिन उपलब्ध होती हैं, तो वो वही कंसेप्ट या सिद्धांत लगा करके उन्हीं मेडिसिन से पर्टिकुलर प्रॉपर रिजल्ट ले लेते हैं। ये एक्चुअली क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक है।
मैं इसके ऊपर पहले अपने लेक्चर्स कंडक्ट कर चुका हूँ, तकरीबन 40+ लेक्चर्स मेरे रहे हैं। हमारे ऐप पर ये पड़ा हुआ है। मैंने एक समय पे आयुर दृष्टि क्लिनिकल क्लासेस करके कोर्स कंडक्ट किया था। लगभग वो हमने 6 महीने तक कंडक्ट किया था। उसमें एक एक चीज़ को डिस्क्राइब किया था, जिसमें हमने एक एक दोष को पकड़ पकड़ के डिस्क्राइब किया था, एक एक धातु को किया था, हमने स्रोतस को किया था, हमने संभाषाएं करी थी उसमें। 40+ लेक्चर्स हैं उसमें। तो वहाँ पर मैंने यही समझाया था कि एक बेसिकली आप सिद्धांत को जब पकड़ोगे तो द्रव्य गुण के कंसेप्ट भी मैंने वहाँ पर बताए हैं कि कैसे आप रस गुण वीर्य विपाक इन सारी चीज़ों को अप्लाई करके, उनका मैथमेटिक्स लगा करके, द्रव्य गुण का मैथमेटिक्स लगा करके आप उसको डिजीज़ को ट्रीट कर पाएंगे और कम मेडिसिन के अंदर आप ज़्यादा रिजल्ट ले पाएंगे। क्या होता है कि आयुर्वेद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, मुझसे कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं जिनका नाम नहीं यहाँ पर लेना चाहूँगा, उनके बड़े बड़े डॉक्टर्स भी मुझसे कई बार ये पूछते हैं कि ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, कोई और मेडिसिन आप हमें बताएं। तो वहाँ पर हम केवल बेसिकली एक ही सिद्धांत को फॉलो करते हैं। वो सिद्धांत होता है कि कैसे भी करके उस रोग की जो संप्राप्ति हमने बनाई है, उस संप्राप्ति विघटन के लिए हमें क्या रस, क्या गुण, क्या वीर्य और क्या विपाक होना चाहिए, ये जब हम समझ लेंगे तो हम खुद के कॉम्बिनेशंस स्टार्ट कर पाएंगे। एक आरोग्यवर्धनी वटी से आप लिवर को भी ठीक कर सकते हैं। एक आरोग्यवर्धनी वटी के प्रयोग से आप फाइब्रॉइड को भी ठीक कर सकते हैं। एक आरोग्यवर्धनी वटी के प्रयोग से आप थायराइड को भी ठीक कर सकते हैं। और एक आरोग्यवर्धनी वटी के प्रयोग से आप सोरियासिस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन डिजीजेस में बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। कई मल्टीपल एग्जाम्पल हैं सिंगल अकेली आरोग्यवर्धनी के ऊपर। और कई वैद्यों को अब जब आप देखेंगे, चाहे आप महाराष्ट्र में जाइए, चाहे आप साउथ में जाइए, कि वो उनकी कुछ मेडिसिन ऐसी फेवरेट होती हैं जो हर डिजीज में मिलती हैं। वो केवल उसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं कि कैसे पर्टिकुलरली हम डिजीज की संप्राप्ति विघटन पे जोर दें और वहां पर उसी मेडिसिन से कैसे रिजल्ट ले सकते हैं। आयुर्वेद इतना बड़ा है कि यहाँ पर अगर औषधि का काल बदल दिया जाए, यहाँ पर अगर औषधि का अनुपान बदल दिया जाए, तो आप रिजल्ट में बहुत बड़ा वेरिएशन आप देखेंगे। तो चलिए डॉक्टर्स, आज का लेक्चर मैं यहीं पर इतना ही आपके साथ यहाँ पे कंडक्ट करूँगा। कल हम लॉन्ग लेक्चर्स की तरफ चलेंगे और आगे के और कंसेप्ट्स को समझेंगे। फिर उसके बाद हम एक एक करके पर्टिकुलरली एक एक डिजीज़ का डिसेक्शन करेंगे और फिर हम क्वेश्चन आंसर का सेशन भी कंडक्ट करेंगे।